आपके प्रेडिसेसर्स का पालन पोषण उन परंपराओं में हुआ था जिनमें उन्होंने लोगों के सामान्य भाग्य से खुद को अलग रखा। भारत में आम आदमी को अपना मानना आपका परम कर्तव्य होगा। मेटकाल्फ हाउस दिल्ली में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन निर्देशों ने आने वाली सिविल सर्वेंट्स की जनरेशन पे इतनी गहरी छाप छोड़ी कि हम 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सरदार पटेल ने इस स्पीच के द्वारा सिविल सर्वेंट्स की भविष्य की भूमिका को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था कि भले ही उन्हें ऑफिसर्स के पद पे बिठाया जाएगा, लेकिन देश और उसके वासियों की सेवा करना ही उनका असल मकसद और कर्तव्य होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत कहां से और क्यों हुई थी? क्या भारत के संविधान के साथ सिविल सेवा की नींव रखी गई थी? दोस्तों, सिविल सर्विसेज डे के स्पेशल मौके पे इस वीडियो के माध्यम से आज हम सिविल सर्विसेज के इतिहास पे चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इन 75 सालों में सिविल सर्विसेज कितना इवॉल्व हुआ है और आज उसे रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास और इंटरेस्टिंग डिस्कशन। दोस्तों, सिविल सर्विसेज डे के खास दिन पर आपको स्टडी आईक्यू पे मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश। और उसके बाद आपको यूपीएससी सीएसई प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। ये सेल अवेलेबल है 22 अप्रैल तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में सिविल सर्विसेज वजूद में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऑफिसर्स हायर किए जाते थे। इनमें से कुछ मिलिट्री का हिस्सा थे, कुछ नेवल सर्विसेज का और कई कमर्शियल अफेयर्स की बागडोर संभालते थे। कमर्शियल अफेयर्स के ऑफिसर्स को नेवल और मिलिट्री सर्विसेज में एम्प्लॉयड लोगों से डिस्टिंग्विश करने के लिए सिविल सर्विसेज टर्म्स कंसीव किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी देखरेख में सिविल सर्विसेज एग्जिस्टेंस में आई। वैसे तो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स के समय से ही कंपनी में कमर्शियल अफेयर्स हो रहे थे, लेकिन सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे किया गया। खैर, सिविल सर्विसेज को उस समय इंपीरियल सिविल सर्विस यानी आईसीएस भी कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार अपने इंपीरियल पोजीशन यानी कॉलोनीज इन सिविल सर्वेंट्स द्वारा गवर्न करती थी। हाई पोस्ट पे पैट्रोनेज सिस्टम द्वारा ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया जाता था और वहीं मामूली कामों के लिए क्लर्क के रूप में नेटिव्स और इंडिया के केस में इंडियंस नियुक्त होते थे। पैट्रोनेज सिस्टम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जिन रिच फैमिली से फंडिंग या स्पॉन्सरशिप प्राप्त होती थी, वो उन फैमिलीज में से ही सिविल सर्वेंट्स नॉमिनेट करते थे। हेलीबरी इंग्लैंड में स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज में 2 साल की ट्रेनिंग प्राप्त करके ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया आकर कमर्शियल अफेयर्स संभालते थे। उनके मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रेगुलेटरी फंक्शंस को अंजाम देना शामिल था, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू जनरेट करना। आईसीएस द्वारा इंडियन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और स्टेट हाई कोर्ट के 50% जजेस भी नॉमिनेट किए जाते थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार पॉलिटिकल ऑफिसर्स फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार और प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के लिए ब्रिटिश एजेंट्स के रूप में भी काम करते थे। मकाउली कमेटी की रिपोर्ट और चार्टर एक्ट 1853 के तहत हाई करप्शन को रोकने के लिए पैट्रोनेज सिस्टम को मेरिट बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया और ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स सिलेक्ट किए जाने लगे। साथ ही चार्टर एक्ट 1853 के तहत अब इंडियंस को भी हाई पोस्ट के लिए एग्जाम में अपीयर होने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन एग्जाम देने के लिए इंडियंस को लंदन जाना पड़ता था, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी 1860 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने वाले पहले भारतीय बने थे। कई पिटीशंस और डिमांड्स के बाद 1922 से लंदन के साथ साथ इंडिया में भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगे। धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में भारतीयों की तादाद बढ़ने लगी और वो हायर पोस्ट पे अपॉइंट होने लगे। 1947 में आज़ादी के बाद ब्रिटिश रूल खत्म होने के कारण ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स भी भारत छोड़ के चले गए। आईसीएस में अब केवल कुछ ही भारतीय ऑफिसर्स बचे थे, जिनके लिए इंटरिम गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे देश को संभालना मुश्किल था जो पार्टीशन जैसे दर्द से गुजर रहा था और दंगे फसाद का भी शिकार था।
दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बैरिस्टर के दिनों में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को काफी करीब से अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाते हुए देखा था, जिससे वो काफी प्रभावित भी हुए थे। इसलिए उनका मानना था कि सिविल सर्विसेज जैसा ऑर्गेनाइज सिस्टम ही इंडिया को उसकी ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन चूंकि ब्रिटिश रूल के दौरान आईसीएस ऑफिसर्स के डिसीजंस के कारण गलत चार्जेस पे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल जाना पड़ता था, इसलिए वो आईसीएस को सिग्निफिकेंट रोल ऑफर नहीं करना चाहते थे और इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद उसकी कंटिन्यूएशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी हीटेड डिबेट्स हुई। लेकिन सरदार पटेल के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और आर्गुमेंट्स के कारण सिविल सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देकर उसे भारत का हिस्सा बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14, जिसमें आर्टिकल्स 308 से लेकर आर्टिकल 323 शामिल है, सिविल सर्विसेज के रूल्स, टेन्योर, रिमूवल, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आदि जैसे पहलुओं से डील करता है। आज़ादी के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस रख दिया गया। आज आईएएस के साथ साथ आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इत्यादि जैसे कई ऑल इंडिया और सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज का हिस्सा हैं। इसी सिविल सर्विसेज को सरदार पटेल ने आज़ाद भारत का स्टील फ्रेम बताया था। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सिलेक्शन के बाद मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट्स अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और देश की गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। ब्रिटिश राज के समय सिविल सर्वेंट्स जिन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, उनके साथ साथ वेलफेयर और डेवलपमेंटल फंक्शंस के रूप में उन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। आईएएस ऑफिसर्स की प्रमुख जिम्मेदारियों में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाना, वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करना और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना शामिल है। ये ऑफिसर्स प्रमोशन के थ्रू स्टेट और सेंट्रल सेक्रेटरीट के असाइनमेंट्स भी संभालते हैं, जिसके माध्यम से वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देश के हित में पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में मदद करते हैं। दोस्तों सरकारें तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स की परमानेंट मौजूदगी से ही ओवरऑल गवर्नेंस की स्टेबिलिटी गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद भी बरकरार रहती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्वेंट्स की डेडिकेशन और कमिटमेंट के कारण इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और पंचायती राज जैसे कई सेक्टर्स में पॉजिटिव आउटकम्स के साथ सक्सेसफुल ग्रोथ रेट दर्ज किया है। लेकिन ओपिनियंस का मानना है कि अब बदलते भारत के साथ सिविल सर्विसेज में भी बदलाव की जरूरत है। कुछ दशकों में दुनिया इतनी फास्ट पेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है कि अब सिविल सर्वेंट्स पहले समय की तरह एक रिजिड वर्किंग कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा होने के कारण सिविल सर्वेंट्स मल्टीपल रूल्स, लॉज एंड प्रोसीजर से बंधे हुए हैं, जिनमें से कई लॉज आउटडेटेड हो चुके हैं। जिस ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 75 सालों में भारत को आगे बढ़ाया, वही सेम ब्यूरोक्रेसी बिना किसी रिफॉर्म के भारत को अगले 75 सालों में हाई ग्रोथ नहीं दे सकती है। अब हमें एक एनर्जेटिक, इमेजिनेटिव, टेक्नोलॉजी सेवी और इनेबलिंग ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता है, जो इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स का स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर आज टूटने की कगार पे खड़ा है। इन 70 से 75 ईयर्स में मेजर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट न होने के कारण सिविल सर्विसेज वक्त के साथ इवॉल्व होने में अब तक असफल रहा है। इनफैक्ट कुछ साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता व्यक्त की थी। क्रिटिक्स का मानना है कि सिविल सर्वेंट्स अक्सर अपने प्रिविलेजेस और प्रॉस्पेक्ट्स को खोना नहीं चाहते, जिसके कारण वो सिस्टम में चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि आईएएस ऑफिसर्स लोगों की जरूरतों से ज्यादा रूल्स और लॉस फॉलो करते हैं, जिसे रूल बुक ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। आईएएस ऑफिसर्स को डर रहता है कि रूल्स फॉलो ना करने पे कहीं उन पे कानूनी कार्रवाई ना शुरू कर दी जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें लोगों की नीड्स को सेकेंडरी रखना पड़ता है। खैर, रूल बुक ब्यूरोक्रेसी के कारण रेड टेपिज्म, प्रोसीजर्स में कॉम्प्लिकेशंस इत्यादि जैसे इश्यूज पैदा होते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी भी एक मेजर इशू है। ऑफिसर्स को डायरेक्टली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना होता है या उनके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके कारण सिविल सर्विसेज का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कई बार करप्शन और ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स के आर्बिट्री ट्रांसफर जैसे इश्यूज भी सामने आए हैं। सिविल सर्वेंट्स के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स भी अधिकतर उनके सुपीरियर्स प्रिपेयर करते हैं, जो कई बार पर्सनल ग्रेजेस के चलते फ्लॉड रिव्यूज भी दे देते हैं। इसी कारण वो अपने काम से ज्यादा सुपीरियर्स को इम्प्रेस करने की फिक्र में खोए रहते हैं और उनकी ओवरऑल इंटेग्रिटी और वर्क एथिक्स पे असर पड़ता है। प्रमोशन की गारंटी भी सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, क्योंकि ऑफिसर्स जानते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी भी हो, वो अपनी फील्ड में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और सैलरी और पर्क्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। इस कारण वो अपनी क्षमता के अनुसार
काम नहीं करते और एक लेड बैक एटीट्यूड अपना लेते हैं। सवाल उठता है कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इन इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट अब तक 30 से भी ज़्यादा कमिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए सेटअप कर चुकी है। बल्कि 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIPA जैसा हाई लेवल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया गया था। IIPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज रन करता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट मैटर्स पे रिसर्चेस भी कंडक्ट करता है। इसके अलावा कमिटीज के रिकमेंडेशंस पे 1958 में स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन यूनिट को रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि वर्कलोड्स और ओवरहॉलिंग प्रोसीजर्स को समझा जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने 1964 में एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म, रीऑर्गेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी सेटअप किया था, जो अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पेंशन्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर आता है। इनफैक्ट हायर सिविल सर्वेंट्स के करप्शन केसेस में इंक्वायर करने के लिए संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद बेहतर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी ARC बनाई गई। 1966 और 1970 के बीच फर्स्ट ARC ने लगभग 20 रिपोर्ट सबमिट किए, जिनमें से कई रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेटअप करने के साथ साथ बेटर परफॉर्मेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का भी रीस्ट्रक्चर हुआ। इसके अलावा सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज द्वारा परफॉर्मेंस बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत सर्विस परफॉर्मेंस के आधार पे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाने लगे। मार्च 1985 में एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन्स को फॉर्म किया गया, जो ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेज, पेंशन्स और पेंशनर्स वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसी दौरान एडमिनिस्ट्रेशन के सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव मशीनरी फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस जैसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए। 1991 में देश में लिबरलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हुई और कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा बदलाव 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू लाया गया, जब पंचायती राज और म्युनिसिपल बॉडीज को डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा गवर्नेंस की पावर सौंपी गई। दोस्तों, कमिटीज और कमीशंस के रिकमेंडेशंस और कई चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिफॉर्म्स को फर्मली इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा गया है। कई बार पॉलिटिकल लीडरशिप लॉन्ग टर्म चेंजेस में इंटरेस्टेड नहीं रहती है और वहीं दूसरी तरफ इंडियन ब्यूरोक्रेटिक कल्चर खुद रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे केंद्र सरकार में काफी चर्चा चल रही है और इन सालों में हमें इंडियन सिविल सर्विसेज में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेकेंड ARC 2005 के कुछ रिकमेंडेशंस को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क डिसीजन डिलीवर करते हुए कहा था कि सिविल सर्वेंट्स अपने सुपीरियर्स के ओरल डायरेक्टिव्स फॉलो करने से इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 में केंद्र सरकार ने सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को 50 to 55 साल की उम्र वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स और वो ऑफिसर्स जिन्होंने 30 साल सर्विस में कंप्लीट कर लिए हैं, उनका एक रजिस्टर तैयार करने को कहा था ताकि करप्ट और इनएफिशिएंट ऑफिशियल्स रिमूव किए जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने भी ऑफिशियल्स का क्वार्टरली रिव्यू कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही सितंबर 2020 के दिन सरकार ने मिशन कर्मयोगी के रूप में एक मेजर रिफॉर्म स्ट्रक्चर लॉन्च किया था, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि NPCS-CV भी कहा जाता है। ये मिशन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोसेस लेवल्स पे एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म मैकेनिज्म है। इस मिशन का लक्ष्य राइट एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज के साथ न्यू इंडिया का फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस बिल्ड करना है। मिशन कर्मयोगी की कैपेसिटी बिल्डिंग IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवर की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सिविल सर्विसेज में लिटरल एंट्री की अनुमति भी दे दी है। ग्लोबलाइज और एडवांस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के कारण सिविल सर्विसेज में एक्सपर्ट नॉलेज की कमी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने अब सब्जेक्ट या फील्ड एक्सपर्ट्स को डायरेक्टली सिविल सर्वेंट्स की पोजीशन पे अपॉइंट करने का निर्णय लिया है। बल्कि हाल ही में मिस्टर अनूप कुमार मेंडीरट्टा पहले ऐसे सर्विंग जज हैं जिन्हें यूनियन लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है और मिस्टर वैद्य राजेश कोटेचा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपनी अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने आयुष डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार किए हैं। ई समीक्षा नाम का एक रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम भी लॉन्च किया गया है,
जिसके द्वारा सरकार इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को मॉनिटर और फॉलो अप कर सकती है। माना जाता है कि इससे प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होंगे और इनएफिशिएंट ऑफिसर्स पे भी एक्शन लिया जा सकेगा। इसके अलावा मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी कि MMP द्वारा ई ऑफिस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है ताकि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स पेपरलेस ऑफिस की तरफ इजीली स्विच कर सकें और एफिशिएंट डिसीजंस ले पाएं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए सिटीजन्स चार्टर भी मैंडेटरी कर दिया है, जिसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट और रिव्यू करना होगा। सिटीजन्स चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उन एफर्ट्स को हाईलाइट करता है जो सिटीजन्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की स्टेटस ऑफ गवर्नेंस को एसेस करने के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी लॉन्च किया है। ये इंडेक्स वेलफेयर स्कीम्स के इम्पैक्ट को भी एसेस करता है। इंडेक्स की रैंकिंग द्वारा ये एम किया गया है कि स्टेट्स और यूटीज अपने गवर्नेंस और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर को बेहतर बनाएं और आपस में हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करके सिटीजन्स को बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड करें। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CPG-RAMS के द्वारा सिटीजन्स भारत के किसी भी कोने से अपनी कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद वो ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी कंप्लेन कंसर्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा फॉलो अप की जा रही है या नहीं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी कि DARPG भी कंप्लेन के फॉलो अप पे पूरी नजर रखेगा। ग्रीवेंसेस एड्रेस ना किए जाने पे ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक अफेयर्स में पेश आने वाले न्यू चैलेंजेस को फेस करने में मदद करेंगे। रिफॉर्म्स को लॉन्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। सिविल सर्विसेज के पॉलिटिसाइजेशन को रोकने के लिए सिटीजन्स चार्टर और सोशल ऑडिट्स जैसे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स पे फोकस करना होगा। रूल से ज्यादा आउटकम की तरफ सिविल सर्वेंट्स के वर्क कल्चर को ओरिएंट करने की जरूरत है। साथ ही सिविल सर्विसेज बोर्ड फॉर्मुलेट करने चाहिए जो बिना किसी पार्शियलिटी के सिविल सर्वेंट्स के प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और सस्पेंशंस को हैंडल करने में सक्षम हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टील फ्रेम भले ही आज थोड़ा शेकी ग्राउंड से गुजर रहा है, लेकिन अपने देश को सर्व करने का जज्बा उनमें आज भी बरकरार है और राइट पॉलिसीज के द्वारा एक बार फिर यही स्टील फ्रेम हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने की काबिलियत रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे कुछ रिफॉर्म्स के जरिए सिविल सर्विसेज को आज मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड GS2 के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। And your question is, what are the major reforms being taken by the government of India to address the challenges of civil services? Don't forget to answer this question in the comment section. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।